ये तो जापान लग रहा है। जापान। जापान नहीं है। चाइना। नहीं। मेरे ख्याल से सुपर पावर मुल्क यूएसए। 4.8 किलोमीटर की टनल 9 किलोमीटर दरिया के नीचे से जाके बनाई है। कमाल ये 66 दिनों में बनाई है। वैसे तो पाकिस्तान जो है इंडिया के मुकाबले में तो काफ़ी पीछे रह गया हुआ है। ट्रांसपोर्टेशन की ही अगर मिसाल ले ले तो उसमें दुनिया में बुलेट ट्रेन्स चल रही हैं, हमारे अभी भी वो पटरियां, फटी हुई पटरियों पे हम लोग जो है वो अपनी ट्रेन चलाते हैं। आज कलकत्ता में मोदी जी ने इफ्तिताह किया है अंडरग्राउंड मेट्रो का, कलकत्ता के अंदर। बिल्कुल उसकी खास चीजें कुछ आपकी कौम को बताना चाहूंगा, जो कि मुझे गालियां सारा सुबह शाम देते हैं। कभी कहते हैं रा का एजेंट है, कभी कुछ कहते हैं, लेकिन ये खबरें हैं। ये खबरें गूगल करके देख लो, मैं खुद नहीं बना रहा हूं भाई। आप आईएमएफ से कर्जा लेना चाह रहे हैं, आप जिहाद करना चाह रहे हैं जाके गाजा के अंदर, टीटीपी को गले नहीं पड़ेंगे आप, वो अंदर घुस के मार रहे हैं, उसके पीछे नहीं जाएंगे आप। गाजा में जाके जिहाद करना चाहते हैं। जरा इस खबर को जरा आप खुद देख लें। 4.8 किलोमीटर दरिया के नीचे से उन्होंने कलकत्ता और हावड़ा, एक जगह है जो कलकत्ता के साथ इंडस्ट्रियल जगह है, उन्होंने उसको जोड़ा है दरिया के नीचे से, क्योंकि ट्रैफिक बहुत ज्यादा थी। 4.8 किलोमीटर की टनल 9 किलोमीटर दरिया के नीचे से जाके बनाई है, और बनाई सिर्फ 66 दिनों में। कमाल ये 66 दिनों में। इन दोस्तों, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हुबली नदी में 4.8 किलोमीटर अंडर वाटर मेट्रो टनल का उद्घाटन किया है, और यह टनल लगभग 9 किलोमीटर नीचे बनाई गई है। और भारत में अंडर वाटर टनल के उद्घाटन होते ही पाकिस्तान में किस तरह के रिएक्शन आ रहे हैं, आप इस वीडियो में जरूर देखिएगा। पाकिस्तानी बिलीव नहीं कर पा रहे हैं कि भारत में इतना डेवलपमेंट हो रहा है, और अंडर वाटर मेट्रो का यह प्रोजेक्ट का 65 डेज के अंदर बनकर तैयार हुआ है। तो आप देख रहे हैं भारत में विकास की गति किस तरह से बढ़ रही है, और इसमें पाकिस्तानी रिएक्शन क्या कहते हैं। आप इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अच्छा, मैं आपको एक ट्रेन दिखाने वाली हूँ। ये अंडर वाटर मेट्रो है, ठीक है। आपने ये देखकर बताना है ये किस मुल्क में, किस शहर में बनाई गई है। ये तो जापान लग रहा है। जापान। जापान नहीं है। चाइना। नहीं। मेरे ख्याल से सुपर पावर मुल्क यूएसए। सुपर पावर मुल्क यूएसए नहीं, यूएसए भी नहीं है। फिर जापान ही हो सकती है। अच्छा, मुझे ट्रेन कैसी लग रही है, मतलब लाइक अंडर वाटर मेट्रो चल रही है, कैसी लग रही है? अच्छी लग रही है, टेक्नोलॉजी जबरदस्त, मतलब जापान हो सकता है। अरे नहीं भाई, जापान नहीं है। ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया भी नहीं। आप बताओ। ये तो तबाही लगा दी है इन्होंने, वैसे ही क्या बनाया इन्होंने, समझ ही नहीं आ रही इन्होंने क्या बनाया। समझ ही नहीं आ रही, मुझे तो समझ आ रही है। तबाही फेर दी इन्होंने वैसे। अच्छा, मैं बताऊं? बताएं, आप बताएं। पक्का मैं बता दूं? बता। चाइना की हो सकती है। क्या? चाइना की। नहीं, चाइना भी नहीं। ये हमारा हमसाया मुल्क भारत है, इंडिया। और नहीं रहने दो भाई, इंडिया नहीं कर सकता है। ये इंडिया ही है भाई, इंडिया ने कर दिखाया है। किधर दिखाया? दिखाएं तो। देखो, ये देखो, इंडिया ही है। इंडिया का है? हाँ, इंडिया का है। ये तो समझ में नहीं, मुझे नहीं लगा कि इंडिया का है। प्रूफ दिखाएं, प्रूफ। मैं कह रही हूँ इंडिया। प्रूफ दिखाए जरा। ये देखें, लिखा हुआ है नीचे, ये देखें, डिस्क्रिप्शन पढ़ें, डिस्क्रिप्शन। यार बढ़ गया, पाकिस्तान बढ़ गया जी भाई, पाकिस्तान तो बढ़ गया। अब दूसरी सुन ले बात। मैं इंडिया के अंदर मौजूद था तो गुजरात के अंदर उन्होंने सेमी कंडक्टर ताइवान की मदद से $10 बिलियन का प्रोजेक्ट वहां पे लगाया है। खूबसूरती उसकी ये होगी कि 100 डे के अंदर वो ऑपरेशनल हो जाएगा, एक 100 डे के अंदर। तो आरजू, मैं ये ऐसे नहीं कह रहा, ये मैं हवा में नहीं छोड़ रहा हूं। सन विल बी राइजिंग फ्रॉम भारत। मैं ईस्ट का भी कह रहा हूं। ईस्ट का पहले मैं चाइना का भी कई दफा साथ शामिल करता था, लेकिन इस वक्त उनकी इकॉनमी बहुत स्लगिश है, हालात उनके खराब है। कोविड के बाद उनके हालात ठीक नहीं है। लेकिन आपको मैंने जिस तरह पहले बताया था कि ये मेरी इंफॉर्मेशन नहीं है। आईएमएफ ने कहा है कि तीसरे क्वार्टर में भारत की जो इकॉनमी है उसने 8.4% ग्रोथ की है, और उसके बाद जापान की 0.9% पे है, अमेरिका की 2.1% पे है, फ्रांस की 1% पे है, यूके की 0.06% पे, और जर्मनी नेगेटिव है, नेगेटिव 0.05% पे है। तो अब खुद आज अंदाजा लगाएं कि सन कहां से राइज कर रहा है।
ये खुद सोचना होगा। मैं समझता हूं मोदी साहब ने भारत को सबसे बड़ा जो तोहफा दिया है वो नेशनलिज्म का दिया है, सबसे बड़ा तोहफा। नेशनलिज्म के बगैर नेशंस कैन नॉट सर्वाइव विदाउट नेशनलिज्म। पता नहीं आपको इस बात की समझ नहीं आ रही क्या वजह है, क्यों आपका बच्चा पैदा होता है पहले दिन ही लंदन के ख्वाब देखने शुरू कर देता है। वैसे तो पाकिस्तान जो है इंडिया के मुकाबले में तो काफ़ी पीछे रह गया हुआ है, लेकिन आप देखा जाए तो इंडिया ने वैसे काफ़ी ज़्यादा तरक्की की है, पाकिस्तान काफ़ी अंडर डेवलप्ड हुआ है। अब जैसे बांग्लादेश को देख लें, बांग्लादेश हमारे बाद वो आज़ाद हुआ था, लेकिन वो हमसे ज़्यादा तरक्की कर रहा है। तो यही है कि पाकिस्तान इन्हीं पॉलिटिकल्स की वजह से ना पीछे रहता जा रहा है। आपको क्या लगता है? मुझे लगता है कि मेजर फैक्टर हमारा एजुकेशन है, जिसकी वजह से हम लोग पीछे रह गए। इंडिया की अलबत्ता वो बहुत ज़्यादा उन्होंने डेवलप करी है उनमें, लेकिन उनका लिटरेसी रेट बहुत अच्छा है। लेकिन हमारे साथ जो बाकी कंट्रीज़ है जिन्होंने अब हमसे बाद वो हैं डेवलप हुए हैं, उन्होंने हमसे ज़्यादा एजुकेशन की वजह से बहुत ज़्यादा आगे पहुँच गए हैं वो। अगर हम पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर की पाकिस्तान की बात करें तो इंफ्रास्ट्रक्चर में कितनी डेवलपमेंट हमने की है? मेरा नहीं ख्याल हमने ज़्यादा डेवलपमेंट किया एज़ कम्पेयर टू इंडिया और बाकी तो देखा जाए तो। ट्रांसपोर्टेशन की ही अगर मिसाल ले ले तो उसमें दुनिया में बुलेट ट्रेन्स चल रही हैं, हमारे अभी भी वो पटरियां फटी हुई पटरियों पे हम लोग जो है वो अपनी ट्रेन चलाते हैं। तो उस चीज़ में भारत आगे कैसे निकल गया और हम क्यों पीछे रह गए? बस वही पाकिस्तान में हर कोई लड़ता है, वो पाकिस्तान के बारे में कम सोचते हैं और आपस में लड़ाई और उनकी सियासत ज़्यादा उस पर उनका फोकस होता है, तो इसी वजह से वो फिर आवाम के ऊपर नहीं करते हैं। आपको क्या लगता है? मुझे लगता है कि उन्होंने अपनी जितनी भी हाई उनकी जो रैंक्स है ना, वहाँ पर उन्होंने तलीम याफ्ता लोग बैठाए हुए हैं, जिससे उन्होंने अपने साइंटिस्ट वगैरह को अपने प्राइम मिनिस्टर वगैरह बनाया है, जिस वजह से उनकी ये जो चीज़ें वो नई चीज़। कोई साइंटिस्ट है ना तो वो उनकी साइंस की फील्ड में ही काम कर रहा है, अगर कोई उनका इंजीनियर है ना इंजीनियरिंग की फील्ड में ही वो काम कर रहा है। ये हाँ, लेकिन क्योंकि वो बस उनका एक स्पेसिफिक इदारा है, वहाँ पे वो काम करें, बाकी सब में वो इन्वॉल्व नहीं हो। लेकिन पाकिस्तान में एक इदारा सब कुछ चलाता जा रहा है। आप स्टूडेंट हो ना? यस। तो आप स्टूडेंट होने के नाते आपको कितनी यहाँ पर फैसिलिटीज मिली है ये बताएं। फैसिलिटीज तो अलबत्ता कोई नहीं मिली, इनफैक्ट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में पढ़ के हम प्राइवेट से ज्यादा फीस दे रहे हैं। तो दोस्तों, आपने इस वीडियो में पाकिस्तानी रिएक्शंस देखे, भारत के लिए किस तरह से वह एकदम से सचेत हो जाते हैं कि भारत इतनी तरक्की कैसे कर सकता है। जहां पर कुछ जाहिल पाकिस्तानी भारत में एटम बम मारने की धमकी देते हैं, लेकिन कई पाकिस्तानी भारत की तरक्की से सीखना भी चाहते हैं। लेकिन क्या पाकिस्तान के सियासतदान भारत को कॉपी करने को तैयार हैं? जैसे कि तरार साहब कहते हैं, जो कि एक जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट हैं, अगर पाकिस्तान को तरक्की करनी है एटलीस्ट भारत की कॉपी करना शुरू कर दे, अपने बच्चों में मैथ्स और इंग्लिश के जो गुर हैं वो डालें, अपने बच्चों को एक स्किल पाकिस्तान की तरफ मोड़ें, स्किल डेवलप करने की कोशिश करें। लेकिन क्या पाकिस्तान के सियासतदान मजहबी एजुकेशन को छोड़कर कुछ और पाकिस्तान में शुरू कर सकते हैं? पाकिस्तान को जरूरत है भारत की तरह एक IIT की और IIMs की। पाकिस्तान में एजुकेशन का जो हाल है बहुत ही बदहाल है, इसी वजह से पाकिस्तान के लोग जाहिल के जाहिल रह गए हैं। लेकिन सियासतदानों को सिर्फ पड़ी है अपने पैसे को लेकर किस तरह से पैसा मिले और उसको लूटें, दूसरे देशों में अपने परिवार के लिए प्रॉपर्टीज जोड़ें। लेकिन पाकिस्तान की आवाम भी समझदार तो है नहीं, क्योंकि आए दिन एक ही तरह के लोगों को वो चुनती है। अब इलेक्शन भी उन्हीं का, आदमी भी उन्हीं का, सब कुछ उन्हीं का। तो पाकिस्तान की आवाम करे भी तो क्या करे? इसमें पाकिस्तान के सियासतदानों को बहुत ही केयरफुली सोचना पड़ेगा कि पाकिस्तान किस तरह से बचाया जा सके। जहां तक शहबाज शरीफ ने कहा कि 2025 तक पाकिस्तान एक विकसित मुल्क बनेगा, लेकिन मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ होने वाला है। अगर आपको लगता है कि पाकिस्तान 2025 तक एक विकसित मुल्क बनेगा, जरूर कमेंट करके बताइएगा। मैं आपको मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।